हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल गुरु मस्ती जीएनएमटी पर। दोस्तों, आज क्लास 10th का संस्कृत का मस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर आया हूँ, जिसमें ऑल चैप्टर से इसमें संग्रह किया गया है। तो चलते हैं अब डायरेक्ट क्वेश्चन की ओर। तो आपका फर्स्ट चैप्टर है क्या? पाटलिपुत्र वैभवम। पाटलिपुत्र का वर्णन क्या है? गद्य खंड से। तो आपका पाटलिपुत्र वैभवम का फर्स्ट क्वेश्चन है। फर्स्ट थोड़ा सा और बड़ा करते हैं। आपका फर्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि पटना शब्द किस शब्द से बना है? तो ऑप्शन ए में है पटन देवी, ऑप्शन बी में है पाटली, ऑप्शन सी में है पतन एंड ऑप्शन डी में है पाटन। तो इसका राइट आंसर क्या हो गया? ऑप्शन सी अर्थात पतन। चलते हैं अगला क्वेश्चन पे। आपका अगला क्वेश्चन है सेकंड में, गुरु गोविंद सिंह किस धर्म के गुरु थे? तो इसका राइट आंसर होगा क्या? ऑप्शन डी अर्थात सिख धर्म के। इसमें ऑप्शन नहीं देंगे क्योंकि ऑप्शन देने से वीडियो क्या हो जाएगा कि बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, जिससे देखने में बहुत दिक्कत होगा। इसलिए चलते हैं डायरेक्ट की अथी बिना ऑप्शन दिए हुए। तो चलते हैं अगला तीसरा क्वेश्चन पे। पर तीसरा क्वेश्चन है कि पटना में गंगा नदी पर कौन सेतु है? क्या लिखा हुआ है? गंगा। गंगा नदी पर कौन सा सेतु है? तो इसका राइट आंसर क्या हो गया? ऑप्शन सी अर्थात गांधी सेतु। चलते हैं आगे चौथा क्वेश्चन में। चौथा है कि पाटलिपुत्र किस नदी के किनारे अवस्थित है, मतलब किस नदी के किनारे स्थित है? तो इसका राइट आंसर होगा क्या? ऑप्शन ए अर्थात गंगा नदी। इसी तरह चलते हैं आगे बिना ऑप्शन के, एकदम मजे में धीरे धीरे चलते रहेंगे। बोला कि राजशेखर की रचना कौन सी है? राजशेखर की रचना कौन सी है? तो इसका राइट आंसर क्या हो गया? ऑप्शन ए अर्थात काव्य मीमांसा। राजशेखर की रचना है काव्य मीमांसा। चलते हैं आगे छः में। छठा क्वेश्चन है कि पाटलिपुत्र किस राज्य की राजधानी है? तो आप लोगों को पता ही होगा, बिहार बोर्ड। इसका राइट आंसर क्या हो गया? ऑप्शन ए अर्थात बिहार की राजधानी कहाँ है? पाटलिपुत्र अर्थात पटना। चलते हैं आगे सातवां में। सातवां में और आगे सिखों के 10वें गुरु कौन थे? तो इसका राइट आंसर क्या हो गया? ऑप्शन ए अर्थात गुरु गोविंद सिंह। सिखों के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह थे। चलते हैं आगे आठ में। आठवां क्वेश्चन है कि पटना का इतिहास कितना पुराना है? तो इसका राइट आंसर क्या हो गया? ऑप्शन ए अर्थात 2500 वर्ष पूर्व। 2500 इसका पुराना है क्या? इतिहास। चलते हैं आगे नौ में। नौवां क्वेश्चन है कि पाटलिपुत्र वैभवम पाठ में किस नगर का वर्णन है? किसका वर्णन है? गया का, नवादा का, आरा का या पाटलिपुत्र का? तो इसका राइट आंसर क्या हो गया? ऑप्शन डी अर्थात पाटलिपुत्र का वर्णन है किसमें? पाटलिपुत्र वैभव में। चलते हैं आगे दसवां में, थोड़ा सा छोटा। दसवां में बोल रहा है कि काल चक्र के कारण कितने वर्ष तक मध्यकाल में पटना का स्थिति लिखा हुआ है इसमें, थोड़ा स्थिति जर्जर रही। तो 10 का राइट आंसर क्या हो गया? ऑप्शन सी अर्थात 200 वर्ष तक। कितना साल तक? 200 वर्ष तक। काल चक्र के कारण, किसके कारण? काल चक्र के कारण पटना का स्थिति जर्जर रहा कितना? 200 साल तक। चलते हैं आगे 11 में बोल रहा है कि यूनान का राजदूत कौन था? यूनान का राजदूत कौन था? तो 11 का राइट आंसर हो जाएगा क्या? ऑप्शन सी अर्थात मेगास्थनीज। चलते हैं आगे 12 में। और जो शायद अभी बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड हिंदी का मैराथन क्लास ना देखें, कृपया इस चैनल में जा करके देख सकते हैं और एग्ज़ाम में बहुत अधिक से अधिक नंबर ला सकते हैं। और जो शायद इस चैनल पर नए होंगे तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिएगा, क्योंकि नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंचता रहेगा। तो चलते हैं डायरेक्ट अगला क्वेश्चन पे। अगला 12वां क्वेश्चन है कि गुरु गोविंद सिंह का जन्म स्थल कहाँ है? जन्म स्थल मतलब कहाँ जन्म लिए थे? कौन? गुरु गोविंद सिंह। तो इसका राइट आंसर क्या हो गया? ऑप्शन ए अर्थात पाटलिपुत्र में, पाटलिपुत्र पटना में। चलते हैं आगे 13 में। 13वां है कि काव्य मीमांसा के रचनाकार कौन है? काव्य मीमांसा के रचनाकार कौन है? तो इसका राइट आंसर क्या हो गया? ऑप्शन ए अर्थात राजशेखर है। अब चलते हैं आगे 14 में। 14वां क्वेश्चन है कि पटना के कौमुदी महोत्सव कब मनाया जाता है? कौमुदी महोत्सव, पटना में एक महोत्सव मनाया जाता है, मतलब पर्व, मतलब उसका क्या नाम है? कौमुदी महोत्सव कब मनाया जाता था? अभी नहीं मनाया, तो उसी समय मनाया जाता होगा पुराना में। तो 14 का राइट आंसर क्या हो गया? ऑप्शन ए अर्थात गुप्त वंश में, गुप्त वंश काल में मनाया जाता था क्या? कौमुदी महोत्सव। चलते हैं आगे 15 में।
15वां है कि पाटलिपुत्र पटना के नाम से कब से प्रसिद्ध हुआ। पटना के नाम से कब से प्रसिद्ध हुआ। तो 15 का राइट आंसर क्या हो गया, ऑप्शन सी अर्थात मध्यकाल में। पाटलिपुत्र है जो पटना के नाम से मध्यकाल में प्रसिद्ध हुआ था। इसी तरह चलते हैं आगे 16वां में, मेगास्थनीज पटना किसके समय में आया था। कौन मेगास्थनीज पटना किसके समय में आया था। अशोक के समय में, मुगल काल के, चंद्रगुप्त मौर्य के समय में, अंग्रेजों के समय में। तो 16 का राइट आंसर होगा क्या, ऑप्शन सी अर्थात चंद्रगुप्त मौर्य के समय में मेगास्थनीज कहाँ, पटना में आया था। अब चलते हैं आगे 17 में। 17वां क्वेश्चन बोल रहा है कि पाटल पुष्पों की पुतलिका, पाटल पुष्पों की पुतलिका रचना के आधार पर पटना का कौन सा नाम है। पटना का कौन सा नाम है, कोई किसके आधार पर, पाटल पुष्पों की पुतलिका के आधार पर। तो 17 का राइट आंसर हो जाएगा क्या, ऑप्शन सी अर्थात पाटलिपुत्र। क्या हो जाएगा, पाटलिपुत्र। इसी तरह चलते हैं 18 में। 18 है कि पटना नगर की पालिका देवी कौन है। पटना नगर की पालिका देवी कौन है। तो 18 का राइट आंसर क्या हो गया, ऑप्शन सी अर्थात पटन देवी, पटना का पटन देवी। चलते हैं आगे 19 में। 19वां क्वेश्चन है कि कौमुदी महोत्सव किस ऋतु में मनाया जाता है। क्या हाँ, पटना में मनाया जाता था क्या, कौमुदी महोत्सव मनाया जाता था पहले, लेकिन किस ऋतु में मनाया जाता था, समझे, इसमें ऋतु पूछ रहा है। तो 19 का राइट आंसर क्या हो गया, ऑप्शन डी अर्थात शरद ऋतु में। मतलब क्या, ठंडे की ऋतु में मनाया जाता था, शीत ऋतु में मतलब कि। अब इसी तरह चलते हैं आगे 20 में। 20वां बोल रहा है कि कुटनीमतम काव्य के कवि कौन है। तो 20 का राइट आंसर क्या हो गया, ऑप्शन बी अर्थात दामोदर गुप्त। कौन, दामोदर गुप्त कुटनीमतम काव्य के कवि हैं। अब चलते हैं 21 में। 21वां क्वेश्चन है कि बुद्ध के समय में पटना का नाम क्या था। बुद्ध, वही गौतम बुद्ध के समय में पटना का नाम क्या था। तो 21 का राइट आंसर क्या हो गया, ऑप्शन बी अर्थात पाटलीग्राम। क्या था, पाटलीग्राम। बुद्ध के समय पटना का नाम था पाटलीग्राम। इस तरह चलते हैं आगे 22 में। आपका 22वां क्वेश्चन है कि पाटलिपुत्र का बुद्ध काल में नाम क्या था। वही है, बुद्ध काल में क्या था, पाटलीग्राम। रिवीजन क्वेश्चन दे दिया इसी में। आगे चलते 23 में कि पटना के किस दिशा में गंगा नदी प्रवाहित होती है। मतलब पटना के गंगा नदी स्थित है तो किस दिशा में है, दक्षिण में है, पूर्व में है, उत्तर में है, पश्चिम में है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या, ऑप्शन सी अर्थात उत्तर दिशा में। पटना का कौन सा है, उत्तर दिशा में स्थित है गंगा नदी। चलते हैं आगे 24 में। 24वां क्वेश्चन है कि किस काल में पटना का नाम पाटलीग्राम था। किसके काल में, तो पीछे भी रिवीजन क्वेश्चन में दिया गया है, फिर से वही आगे प्रीवियस किसके काल में था। तो इसका राइट आंसर क्या हो गया, ऑप्शन ए अर्थात बुद्ध के काल में था पाटलीग्राम में। चलते हैं आगे 25 में। 25वां बोल रहा है कि पाटलिपुत्र में किस महापुरुष की जन्म स्थली है। जन्म स्थली है किसका, कौन सा महापुरुष, पुरुष नहीं सिर्फ महापुरुष। तो 25 का राइट आंसर क्या हो गया, ऑप्शन सी अर्थात गुरु गोविंद सिंह। कौन, गुरु गोविंद सिंह का जन्म स्थल है। चलते हैं 26 में। 26वां बोल रहा है कि किस काल में पटना का नाम प्रसिद्ध हुआ। पटना का नाम प्रसिद्ध किस काल में हुआ था। तो 26 का राइट आंसर क्या हो गया, मध्य काल में। मध्य मतलब बीच वाला काल में पटना का नाम प्रसिद्ध हुआ था। इसी तरह चलते हैं 27 में। 27वां है कि चंद्रगुप्त किस वंश का संस्थापक था। किस वंश का संस्थापक था। तो इसका राइट आंसर क्या हो गया, ऑप्शन ए अर्थात मौर्य वंश। मौर्य में चंद्रगुप्त मौर्य, तो वही मौर्य वंश का संस्थापक कौन था, चंद्रगुप्त मौर्य। अब चलते हैं आगे 28 में। 28वां क्वेश्चन है कि एशिया महादेश का सबसे बड़ा सेतु कौन सा है। एशिया महादेश में पूरा सबसे बड़ा सेतु कौन सा है। तो ये कौन सा है, ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। कौन, गांधी सेतु, जो स्थित कहाँ है, यह स्थित बिहार में। बिहार में कहाँ, पटना में स्थित है। कौन, गांधी सेतु। अब चलते हैं आगे 29 में। फिर रिवीजन क्वेश्चन आ रहा है पीछे वाला कि कौमुदी महोत्सव कहाँ मनाया जाता था। वही पाटलिपुत्र में, पटना में मनाया जाता था। कौमुदी महोत्सव कहाँ मनाया था, शीत ऋतु में। चलते हैं आगे 30 में बोल रहा है कि गोलघर कहाँ अवस्थित है। गोलघर कहाँ स्थित है। तो इसको तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए अर्थात पटना में। क्या, गोलघर स्थित है। चलते हैं 31 में, थोड़ा सा बड़ा और कर देते हैं। 31 बोल रहा है कि पाटलिपुत्र का नामांतर
नामांतर किया है, नाम में अंतर मतलब नाम में अंतर किया है। तो 31 का राइट आंसर हो जाएगा क्या, ऑप्शन डी, अर्थात कुसुमपुर। नामांतर उस समय का नाम था क्या, कुसुमपुर नाम था, पटना का पुराना नाम था। चलते हैं यहाँ के 32 में। 32वां क्वेश्चन बोल रहा है कि अशोक किसके शासन काल में पाटलिपुत्र की शोभा तथा रक्षा व्यवस्था अति उत्कृष्ट थी। तो 32 का राइट आंसर होगा क्या, ऑप्शन ए, अर्थात अशोक के समय में, अशोक के शासन काल में पाटलिपुत्र की शोभा व्यवस्था या रक्षा व्यवस्था अति उत्कृष्ट थी, मतलब देखने में अच्छा लगता, भयानक लगता था। इसी तरह चलते हैं आगे। अब कितना, सेकंड चैप्टर कौन है, आलस कथा। तो सेकंड चैप्टर का क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि आलसशाला में आग किसने लगाई। आलसशाला में आग लगाई गई थी, तो आप लोग चैप्टर पढ़े होंगे तो पता होबे करे होगा। तो वही बोल रहे किसने लगाया, तो इसका राइट आंसर होगा क्या, ऑप्शन सी, आलसशाला के कर्मचारियों ने। आलसशाला में जो मतलब कि गार्ड करे थे या कर्मचारी उसमें थे जो, उसने आग लगाया। अब किसके लिए किस कारण से या किसके लिए लगाए से तो आप लोगों को पता ही होगा, शायद इसमें आगे दिया होगा। चलिए देखते हैं। सेकंड में बोल रहा कि आलस कथा पाठ में अहो कथमय कोलाहल किसकी उक्ति है, मैंने किसने कहा था। तो दो का राइट आंसर क्या हो गया, ऑप्शन सी, अर्थात तीसरा आलसी ने कहा था। इसी तरह चलते हैं आगे। तीसरा क्वेश्चन, तीसरा बोला कि आलसशाला में आग कब लगाई गई थी। आग कब लगाई गई थी, रात में, दिन में, जब सब सो रहे थे, जब सब भोजन कर रहे थे। तो 3 का राइट आंसर क्या हो गया, ऑप्शन ए, अर्थात क्या, रात में आग लगाई गई थी। चलते चौथा में। चौथा क्वेश्चन है कि आलस कथा के रचयिता कौन है, आलस कथा के रचयिता कौन है। तो 4 का राइट आंसर क्या हो गया, ऑप्शन बी, अर्थात विद्यापति। आलस कथा के रचयिता हैं विद्यापति। इसी तरह चलते हैं आगे पांचवा में। पांचवा है कि वास्तविक आलसियों की संख्या कितनी थी। वास्तविक जो रियल में थे आलसी, और तो धूर्त बनकर आए थे इसमें सिर्फ भोजन करने के लिए, रहने के लिए। तो वही बोला कि वास्तविक आलसी की संख्या कितनी थी। तो 5 का राइट आंसर क्या हो गया, ऑप्शन डी, अर्थात 4। सिर्फ 4 ही थे जो असली आलसी थे, और सब धूर्त बनकर आए थे सिर्फ इसमें रहने के लिए, भोजन करने के लिए, आलसी के रूप में। अब चलते हैं आगे छठा में। छठा बोल रहा है कि सबसे बड़ा शत्रु कौन है, सबसे बड़ा शत्रु कौन है। तो इसका राइट आंसर क्या हो गया, ऑप्शन बी, अर्थात आलस। आलस समझ में करते हैं, ठंडा में बहुत ज़्यादा आलसी होता है, कंबल तल से निकलने का मन नहीं करता है ठंडा में, ठंड को देखते हुए। चलते हैं आगे सातवां में। सातवां बोल रहा है कि नीतिकार आलस्य को क्या मानते हैं। नीतिकार आलस्य को क्या मानते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो गया, ऑप्शन बी, शत्रु। मतलब इसको, आलस को नीतिकार दुश्मन मानते हैं कि आलस नहीं करना चाहिए मनुष्य को अपने जीवन में। 8वां बोल रहा है कि वीरेश्वर कौन था, वीरेश्वर कैसा था। वीरेश्वर मिथिला का मंत्री था, तो कैसा था, ईमानदार था, दानशील था, धनी था, भ्रष्ट था। तो 8 का राइट आंसर क्या हो गया, ऑप्शन ए, अर्थात क्या था, बेचारा ईमानदार था, बहुत ईमानदार था वीरेश्वर मंत्री। चलते हैं आगे 9वां में। 9वां क्वेश्चन है कि घर में लगी आग को देखकर कौन लोग पलायन हो गए। मतलब क्या, पलायन मतलब क्या हो गए, भाग गए। कौन सा लोग भाग गए। तो इसका राइट आंसर होगा क्या, 9 के डी, धूर्त लोग। जो धूर्त बनकर आए थे आलसी के रूप में कि हम भी आलसी हैं, उसी लोग क्या हुए, आग लगने के बाद उन लोग भाग गए। बाकी कितने लोग बच गए, बाकी 4 लोग जो ओरिजिनल क्या मतलब असलियत में आलसी थे वो बच गए। चलते हैं आगे 10वां में। 10वां क्वेश्चन बोल रहा है कि चारों आलसियों को कैसा बाहर किया गया। चारों आलसियों को कैसे बाहर किया गया। क्या पैर पकड़कर या हाथ पकड़कर, बाँह पकड़कर या केस पकड़कर, मतलब बाल पकड़कर। तो इसका राइट आंसर क्या हो गया, ऑप्शन सी, अर्थात केस पकड़कर। मतलब क्या, केस मतलब क्या, बाल पकड़कर बाहर किया गया। इसी तरह चलते हैं आगे 11 में। 11वां है कि आलस कथा के अंतर्गत मिथिला में कौन मंत्री थे। मिथिला मंत्री अभी पीछे बताएं कौन थे। इसका राइट आंसर क्या हो गया, ऑप्शन सी, अर्थात वीरेश्वर मतलब कैसा था, ईमानदार मंत्री थे, और कहाँ के थे वो, मिथिला के मंत्री थे। इसी तरह चलते हैं आगे 12 में। 12वां बोल रहा के बनावटी आलस से दिखाकर कौन लोग भोजन ग्रहण कर रहे थे।
तो क्या बोले अभी पीछे, धूर्त लोग। कौन बोले? इसका राइट आंसर ऑप्शन सी, अर्थात क्या, धूर्त लोग। बनावटी मतलब कि दिखावा करके कि हम भी आलस हैं और उसमें भोजन कर रहे थे, रह रहे थे, सुविधा का लाभ उठा रहे थे। और 13 बोल रहा है कि स्थिति सौकर्य मूला ही के न धवंती जानतवा, यह उक्ति किस पाठ से संकलित है? मतलब ये जो चैप्टर, ये जो पंक्ति दिया गया है, ये किस चैप्टर से लिया गया है? तो 13 का राइट आंसर क्या हो गया? ऑप्शन ए, अर्थात जो पार्ट है ऊपर चैप्टर मेन वही हो गया आलस कथा। और का आलस कथा का ही चैप्टर ऑब्जेक्टिव देख रहे हैं पूरा, तो वही पार्ट से लिया गया, क्या, आलस कथा से। चलते हैं आगे 14 में। 14वां क्वेश्चन है कि आलस कथा पाठ किस ग्रंथ से संग्रहित है? किस ग्रंथ से संग्रहित है आलस कथा? तो 14 का राइट आंसर क्या हो गया? ऑप्शन बी, अर्थात महापुरुष परीक्षा। क्या? पुरुष परीक्षा से। आलस में वही मतलब कि आग लगाकर जांच किया गया था, परीक्षा किया गया था कौन कौन लोग ओरिजिनल आलसी हैं और कौन धूर्त लोग भोजन का लाभ उठा रहे हैं। इसी तरह चलते हैं आगे 15 में। थोड़ा सा और बड़ा कहते हैं, थोड़ा सा दिखाई देगा। 15 बोल रहा है कि आलसशाला में आग क्यों लगाई गई थी? देखिए बोले थे ना, पूछा कि आया जरूर क्वेश्चन कि क्यों लगाई गई थी, सो आग क्यों लगाई गई थी? तो 15 का राइट आंसर क्या हो गया? ऑप्शन बी, अर्थात आलसियों की परीक्षा की करने के लिए, आलसियों की परीक्षा जांच करने के लिए कि कितने लोग ओरिजिनल आलसी इसमें हैं और कितने धूर्त लोग धूर्त बनकर मतलब इसमें इस संस्था का लाभ उठा रहे हैं। चलते हैं आगे 16 में। 16 वर्ग बीरेश्वर कौन था? तो पीछे बतावे कि, चलिए कमेंट करिए तो इसको कमेंट के माध्यम से बताइए। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन क्या, ए बी सी डी। तो इसका राइट आंसर क्या हो गया? ऑप्शन ए, अर्थात मिथिला का राजा। बीरेश्वर मंदिर था, मिथिला का राजा था, मिथिला का मंदिर था। चलते हैं आगे 17 में। 17 बोला कि आलसशाला में आग लगने पर भी कितने लोग नहीं भागे थे? कितने लोग नहीं भागे थे? तो 17 का राइट आंसर क्या हो गया? ऑप्शन सी, 4 लोग। मतलब 4 लोग इम्पोर्टेंट, मतलब असली, क्या, ओरिजिनल, ORIG, ओरिजिनल आलसी थे, समझे? वही 4 लोग नहीं भागे थे, बाकी सब धूर्त लोग थे जो भाग गए थे। चलते हैं आगे 18 में। 18वां बोल रहा है कि आलस कथा पाठ में किस महत्व का वर्णन किया गया है? किसका वर्णन किया गया है? तो इसका राइट आंसर क्या हो गया? ऑप्शन ए, अर्थात मानव गुण का। मानव के गुणों को उसमें वर्णन किया गया है आलस कथा में। चलते हैं आगे 19 में। 19वां क्वेश्चन है कि आलस कथा पाठ में किस दोष का वर्णन किया गया है? किसका? अर्थ का, धर्म का, कोई नहीं, या आलस का? तो इसका राइट आंसर क्या हो गया? ऑप्शन सी, अर्थात आलस कथा में दोष का वर्णन किया गया है। चलते हैं आगे 20 में। 20वां क्वेश्चन है कि भीषण भूख लगने पर भी कौन कुछ नहीं कर सकता? क्या? उन आलसी लोग। आलसी लोगों को भूख लगा रहेगा लेकिन फिर भी छोड़ो ना, आप क्या खाना बनाए, क्या खाना खाने जाए, बैठे रहेंगे आराम से, तो आलसी लोग। चलते हैं आगे 21 में। 21वां क्वेश्चन है कि मिथिला का मंत्री कौन था? चलिए इसको कमेंट के माध्यम से बताइए। तो पहले जल्दी से कमेंट करें, ज़्यादा टाइम ना लगा कमेंट करने में, क्योंकि आप लोग का टाइपिंग मजबूत होगा, क्योंकि बहुत दिनों से मोबाइल यूज़ कर रहे होंगे। तो चलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? क्या? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी? तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी। कौन? बीरेश्वर। मिथिला का मंत्री कौन था? बीरेश्वर मंत्री। चलते हैं आगे 22 में। 22वां बोल रहा है कि आलसशाला में लगी आग को देखकर कौन लोग भाग गए हैं? कौन लोग भाग गए हैं? तो इसका राइट आंसर क्या हो गया? ऑप्शन बी, अर्थात धूर्त लोग। ओरिजिनल आलसी 4 गो थे तो वहीं भी थे, लेकिन धूर्त लोग जो मतलब कि उस संस्था का लाभ उठा रहे थे, धूर्त बनकर वो भाग गए हैं। अब चलते हैं आगे 23 में। 23वां है कि मनुष्य को कौन नष्ट कर देता है? क्या? धन कर देता है, कि धर्म कहता है, कि कोई नहीं कहता है, कि आलस कहता है? तो इसका राइट आंसर क्या हो गया? ऑप्शन सी, अर्थात आलस मनुष्य को नष्ट कर देता है, इसलिए अपने जीवन में आलस कभी नहीं करना चाहिए। चलते हैं आगे 24 में। थोड़ा सा और बड़ा कहते हैं। 24 में है कि बीरेश्वर नाम का मंत्री कहाँ रहता था? बीरेश्वर नाम का मंत्री कहाँ रहता था? तो इसका राइट आंसर क्या हो गया? ऑप्शन बी, अर्थात मिथिला में। बहुत ही आसान ऑब्जेक्टिव दिया गया है, इसमें पढ़ने में बहुत मज़ा आ रहा होगा। अगर ज़्यादा मज़ा आ रहा है तो कमेंट करके ज़रूर बताएं कि कैसा लगता है सेशन, कैसा लग रहा है पढ़ने में। चलते हैं आगे 28 में। 28वां बोल रहा है कि मैथिल कोकिल, मैथिला कोकिला के नाम से कौन प्रसिद्ध है? कौन मैथिल कोकिल के नाम से कौन प्रसिद्ध था? तो 25 का राइट आंसर क्या हो गया? ऑप्शन
क्या ऑप्शन ए अर्थात विद्यापति। मैथिल कोकिला के नाम से कौन थे? विद्यापति। चलते हैं 26 में। 26 बोला कि आलसियों को कौन अन्न और वस्त्र देता था? कौन मंत्री? बुद्धिवीर था, कर्मवीर था, धर्मवीर था या वीरेश्वर? तो इसका राइट आंसर क्या हो गया? ऑप्शन डी अर्थात वीरेश्वर मंत्री। आगे 27 में है, थोड़ा सा छोटा कहते हैं। 27 में बोल रहा है क्या कि गरीबों और अनाथों को प्रतिदिन कौन भोजन कराते थे? तो इसका राइट आंसर क्या हो गया? ऑप्शन डी अर्थात वीरेश्वर। वीरेश्वर मंत्री गरीबों और अनाथों को प्रतिदिन भोजन कराते थे। इसी तरह चलते हैं आगे। आगे तीसरा चैप्टर में क्या? संस्कृत साहित्य लेखिका। संस्कृत साहित्य की लेखिका कौन है? तो फर्स्ट में दिया गया है कि मैत्रेयी कौन थी? मैत्रेयी कौन थी? तो इसका राइट आंसर क्या हो गया? ऑप्शन डी सही हो जाएगा। कौन सा? याज्ञवल्क्य की पत्नी। मैत्रेयी याज्ञवल्क्य की पत्नी थी। चलते हैं आगे। दो में बोल रहा है कि विजयांका का समय क्या है? क्या है? 8वीं है, 7वीं है, 4थी है, 10वीं है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, विजयांका का समय 8वीं सदी था। इसी तरह चलते हैं आगे। आगे है 3 में कि दक्षिण भारतीय संस्कृत लेखिका कौन है? कौन दक्षिण भारतीय संस्कृत लेखिका कौन है? कौन लेखिका? लेखक नहीं पूछ रहा है, यहाँ लेखिका पूछ रहा है। तो 3 का राइट आंसर क्या हो गया? ऑप्शन ए, शीला भट्टारिका। कौन है? शीला भट्टारिका। चलते हैं आगे, थोड़ा सा छोटा। आगे चौथा में बोल रहा है कि लौकिक संस्कृत साहित्य में लगभग कितनी कवित्रियों के पद मिलते हैं? तो इसका राइट आंसर क्या हो गया? ऑप्शन सी अर्थात 20। क्या 20 कवित्रियों के पद मिलते हैं? चलते हैं आगे। पांचवा बोल रहा है कि सर्व शुक्ला सरस्वती किन्हें कहा जाता है? तो इसका ऑप्शन दिया हुआ है, एक में दिया हुआ है याज्ञवल्क्य ने, बी में है बाणभट्ट ने, सी में है जनक ने, एंड डी में है दांडी ने। तो इसका राइट आंसर क्या हो गया? ऑप्शन डी अर्थात दांडी ने। क्या बोल रहा था क्वेश्चन बोल रहा था कि सर्व शुक्ला सरस्वती किसने कहा है? किसको कहा सो नहीं बोल रहा, किसने कहा है? तो इसका राइट आंसर क्या हो गया? ऑप्शन डी अर्थात दांडी ने। चलते हैं आगे। छठा में थोड़ा सा बड़ा कहते हैं। छठा में बोल रहा है कि आचार का हनन किससे होता है? आचार या आचरण, वही आचरण का हनन किससे होता है? तो इसका राइट आंसर क्या हो गया? ऑप्शन ए अर्थात अलक्षण। सही लक्षण नहीं रहने का कारण आचरण का हनन होता है, आचरण नष्ट होता है। इसी तरह चलते हैं आगे। सतवां बोल रहा है कि भारतीय संस्कृति की अद्वितीय विशेषता क्या है? तो 7 का राइट आंसर क्या हो गया? ऑप्शन ए अर्थात संस्कार। भारतीय संस्कृति की अद्वितीय विशेषता क्या है? संस्कार। चलते हैं आगे 8वां बोल रहा है कि ऋग्वेद में कितनी मंत्र दर्शनवती ऋषिकाओं का उल्लेख है? कौन मंत्र दर्शनवती ऋषिकाओं का उल्लेख है? तो 8 का राइट आंसर क्या हो गया? ऑप्शन बी अर्थात चतुर्विंशति। समझे? अब चलते हैं आगे 9 में। 9 बोल रहा है कि शंकर चरित्रम की रचना किसने की? शंकर चरित्रम की रचना किसने की है? तो 9 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी अर्थात पंडित छामाराव। क्या बोला था? शंकर चरित्रम की रचना किसने की है? तो वो पंडित छामाराव। चलते हैं आगे 10वां में। 10वां बोल रहा कि जनक के सभा में शास्त्रार्थ कुशला कौन विदुषी रहती थी? शास्त्रार्थ कुशला कौन विदुषी रहती थी? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? 10 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी अर्थात गार्गी। चलते हैं आगे 11 में। 11 में बोल रहा कि अथर्ववेद में कितनी महिलाओं का वर्णन है? अथर्ववेद में कितनी महिलाओं का वर्णन है? तो 11 का राइट आंसर होगा क्या? ऑप्शन बी अर्थात 5 महिलाओं का। अथर्ववेद में 5 महिलाओं का वर्णन है। चलते हैं आगे 12 में। 12वां बोल रहा है कि आधुनिक काल के संस्कृत लेखिकाओं में कौन अतीत प्रसिद्ध है? अतीत से प्रसिद्ध है। तो इसका राइट आंसर क्या हो गया? ऑप्शन सी अर्थात छामाराव। कौन प्रसिद्ध थी? छामाराव। चलते हैं आगे 13 में। 13वां बोल रहा है
कि बनमाला भवालकर किस काल की संस्कृत कवित्री थी? संस्कृत कवित्री थी। तो तेरा का राइट आंसर हो जाएगा क्या? ऑप्शन बी, अर्थात अति प्राचीन काल की, बहुत पुरानी प्राचीन काल की कवित्री थी, संस्कृत कवित्री। चलते हैं आगे 14 में। 14वां है कि विजय भट्टारिका किसकी पत्नी थी? विजय भट्टारिका किसकी पत्नी अर्थात वाइफ थी? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, अर्थात चंद्रादित्य का पत्नी थी। चलते हैं आगे। 15 में बोल रहा है कि पंडिता छामाराव द्वारा रचित सत्याग्रह गीता किसके दर्शन द्वारा प्रभावित है? किसके दर्शन द्वारा प्रभावित है? तो 15 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 15 का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, अर्थात रानी लक्ष्मीबाई द्वारा प्रभावित है। चलते हैं आगे 16 में। 16 बोल रहा है कि कंपन राय की पत्नी कंपन राय की रानी कौन थी? कंपन राय की रानी कौन थी? तो 16 का राइट आंसर क्या हो गया? ऑप्शन बी, अर्थात तिरुम लांबा। देखिए इसको पहले इसको भी मार लीजिए, क्योंकि कंफ्यूज वाला क्वेश्चन है। कोई चैप्टर कोई सेट में देता है तिरुलांबा, कोई में देता है क्या गंगा देवी, और कोई में देता है पुष्पा दीक्षित, इसलिए इसको भी मार लीजिए। राइट आंसर क्या हो गया? ऑप्शन बी, अर्थात तिरुम लांबा क्या था? कंपन राय की रानी थी। चलते हैं आगे 17 में। 17वां क्वेश्चन है कि मैत्रेयी का वर्णन किस उपनिषद में मिलता है? मैत्रेयी का वर्णन किस उपनिषद में मिलता है? तो 17 का राइट आंसर क्या हो गया? ऑप्शन सी, अर्थात बृहदारण्यकोपनिषद में मिलता है मैत्रेयी का वर्णन। तो यहाँ आगे 18 में। 18वां क्वेश्चन है कि गंगा देवी का समय क्या है? गंगा देवी का समय क्या है? तो 18 का राइट आंसर क्या हो गया? ऑप्शन बी, अर्थात 8वीं सदी। ये प्रीवियस पीछे पूछा गया था, आप लोग देखे होंगे सही से, तो याद तो होबे करेगा। चलते हैं आगे 19 में। 19वां क्वेश्चन है कि आधुनिक काल की संस्कृत कवित्री कौन थी? कवित्री कौन थी? कवित्रा कौन थी? उसका राइट आंसर क्या हो गया? ऑप्शन डी, अर्थात पंडित छामाराव। क्या थी? आप लोग का लग रहा हो क्या कि कवि हैं? कवि नहीं, पंडित छामाराव कवित्री हैं, महिला हैं पंडित छामाराव। चलते हैं आगे 20 में। 20 बोला कि याज्ञवल्क्य की पत्नी कौन थी? याज्ञवल्क्य की पत्नी कौन थी? तो इसका राइट आंसर क्या हो गया? ऑप्शन ए, मैत्रेयी। पीछे क्या बोला कि मैत्रेयी किसकी पत्नी थी? तो याज्ञवल्क्य की। और आपकी बोला कि याज्ञवल्क्य की पत्नी कौन थी? तो मैत्रेयी। चलते हैं आगे 21 में। 21वां बोल रहा है कि वर्तमान काल की संस्कृत लेखिका कौन है? वर्तमान काल की संस्कृत लेखिका कौन है? तो इसका राइट आंसर क्या हो गया? ऑप्शन सी, अर्थात मिथिलेश कुमारी मिश्र। मिथिलेश कुमारी मिश्र क्या वर्तमान काल के संस्कृत लेखिका है। इसी तरह से चलते हैं आगे। 22 में बोल रहा है कि याज्ञवल्क्य ने आत्म तत्व की शिक्षा किसको दी थी? आत्म तत्व की शिक्षा किसको दी थी? तो 22 का राइट आंसर होगा क्या? ऑप्शन ए, अर्थात मैत्रेयी को। किसको दी थी? मैत्रेयी को दी थी शिक्षा। चलते हैं आगे 23 में। 23वां बोल रहा है कि मधुरा विजयम महाकाव्य की रचना किसने की? मधुरा विजयम की रचना किसने की है? तो 23 का राइट आंसर होगा क्या? ऑप्शन सी, अर्थात गंगा देवी ने। मधुरा विजयम की महाकाव्य की रचना किसने किया है? गंगा देवी ने। इसी तरह से आगे चलते हैं 24 में, थोड़ा सा और बड़ा करते हैं। 24 में बोल रहा है कि छामाराव किस काल के कवि थे? छामाराव कवि थे, जो बोल रहे हैं किस काल के कवि थे? बोल रहा कि आधुनिक काल या मध्यकाल, प्राचीन काल या उपयुक्त कोई नहीं। तो 24 का राइट आंसर होगा क्या? ऑप्शन ए, अर्थात आधुनिक काल की। छामाराव आधुनिक काल के प्रसिद्ध कवि या लेखक थे। इसी तरह से चलते हैं आगे। 25 में बोल रहा कि संस्कृत साहित्य लेखिका पाठ में किसके महत्व का वर्णन किया गया है? मतलब किसके बारे में इसमें दिया गया? किसका लेखिका है? पहले ही यहाँ देख ले क्या दिया हुआ? संस्कृत साहित्य लेखिका। तो क्या है? महिला, इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो गया? ऑप्शन डी, इसलिए औरत। राइट आंसर क्या? औरत। मतलब औरत के महत्व का इसमें वर्णन किया गया है। चलते हैं आगे 26 में। 26वां बोल रहा है
कि पुरुषों और नारियों के सहयोग से किसकी गाड़ी चलती है? पुरुषों और नारियों के सहयोग से, तो इसका राइट आंसर क्या हो गया? ऑप्शन डी, अर्थात समाज की। ये तो आप लोग जान ही रहे होंगे कि पुरुषों और नारियों के सहयोग से समाज की गाड़ी चलती है। समाज के दो पहिया हैं, कौन? पुरुष और एक नारी। चलते हैं आगे 27 में। 27 में बोल रहा है कि इंद्राणी का वर्णन किस वेद में है? इंद्राणी का वर्णन किस वेद में है? तो इसका राइट आंसर क्या हो गया? ऑप्शन ए, अर्थात अथर्ववेद में इंद्राणी का अर्थ वर्णन है अथर्ववेद में। चलते हैं आगे 28 में। 28वां क्वेश्चन है कि बदाराम्बिका बदाराम्बिकामय महाकाव्य की रचना किसने किया था? तो 28 का राइट आंसर क्या हो गया? ऑप्शन क्या? बी, तिरुमलाम्बा। बदाराम्बिका महाकाव्य की रचना किसने किया था? वो तिरुमलाम्बा। आगे बोल रहा है 29 में। 29 में बोल रहा क्या कि याज्ञवल्क्य ने अपनी पत्नी को क्या शिक्षा दी थी? याज्ञवल्क्य ने अपने पत्नी को क्या शिक्षा दी थी? तो इसका राइट आंसर क्या हो गया? ऑप्शन डी, अर्थात आत्म तत्व। आत्म तत्व मतलब आत्मसमर्पण, मतलब आपने अपने आप पे मजबूत रहना, वही शिक्षा दी थी क्या? आगे याज्ञवल्क्य ने। चलते हैं आगे 30 में। 30 में बोल रहा है कि मीरा लहरी की लेखिका कौन है? मीरा लहरी की लेखिका कौन है? तो 30 का राइट आंसर क्या हो गया? ऑप्शन सी, अर्थात गंगा देवी। मीरा लहरी की लेखिका है गंगा देवी। अब चलते हैं आगे 23 में। 31 में। तो 31 में क्वेश्चन है कि अच्युत राय की रानी कौन थी? अच्युत राय की रानी कौन थी? तो इसका राइट आंसर क्या हो गया? ऑप्शन डी, अर्थात तिरुमलाम्बा। अच्युत राय की रानी थी तिरुमलाम्बा। चलते हैं आगे है चौथा चैप्टर, क्या है? भारतीय संस्कार्य। भारतीय संस्कार। चलते हैं आगे। भारतीय संस्कार का क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन है कि प्राचीन काल में शिष्य को क्या कहते थे? प्राचीन काल में शिष्य को क्या कहते थे? तो इसका राइट आंसर क्या हो गया? ऑप्शन बी, अर्थात ब्रह्मचारी। प्राचीन काल में शिष्य को क्या कहता था? ब्रह्मचारी। देखिए कितना बारी पूछा गया है। 19 में पूछा है, कितना 21 में पूछा है, शायद 22 में भी पूछा होगा, शायद 23 में भी पूछ दे। चलते हैं आगे सेकंड में। सेकंड बोल रहा है कि वाग्यदान किस संस्कार में होता है? वाग्यदान किस संस्कार में होता है? तो 2 का राइट आंसर क्या हो गया? ऑप्शन बी, वाग्यदान होता कौन? विवाह में। विवाह में क्या होता है? क्या बोल रहे हैं? हाँ, वाग्यदान। सॉरी, थोड़ा सा। चलते हैं आगे है 13 में कि पुंसवन संस्कार कब होता है? पुंसवन संस्कार कब होता है? तो 3 का राइट आंसर क्या हो गया? ऑप्शन ए, सॉरी थोड़ा सा, पुंसवन संस्कार कब होता है? तो 3 का राइट आंसर क्या हो गया? ऑप्शन सी, अर्थात जन्म से पहले। जन्म से पहले, जन्म से होता है पहले। चलते हैं अब आगे चौथा चैप्टर का चौथा क्वेश्चन है। चौथा क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि गोदान किस संस्कार का मुख्य कर्म है? गोदान किस संस्कार का मुख्य कर्म है? तो इसका 4 का राइट आंसर क्या हो गया? ऑप्शन सी, अर्थात आचारारंभ। आचार का आरंभ है गोदान, आचार का आरंभ संस्कार का मुख्य कर्म है। तो चलते हैं चौथा चैप्टर का 5वां क्वेश्चन। 5वां बोल रहा है कि शैशव अवस्था में के संस्कार कितने हैं? शैशव अवस्था में संस्कार कितने हैं? 5वां क्वेश्चन है, तो उसका राइट आंसर क्या हो गया? ऑप्शन ए, अर्थात 6। इसी तरह चलते हैं आगे 6वां बोल रहा है कि सप्तपदी कर्मकांड किस संस्कार में होता है? सप्तपदी कर्म कांड संस्कार किस संस्कार में होता है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? 6 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अर्थात विवाह में। सप्तऋषि कर्मकांड, सप्तपदी। इसी तरह चलते हैं आगे 7वां में। तो आपका 7वां क्वेश्चन बोल रहा है कि भारतीय संस्कृति में कितने संस्कार होते हैं? भारतीय संस्कृति में कितने संस्कार होते हैं? तो 7 का राइट आंसर क्या हो गया? ऑप्शन सी, अर्थात 16 संस्कार। कितने हैं? 16। चलते हैं आगे 8वां में। 8वां क्वेश्चन है कि चरित्र का निर्माण किससे होता है? चरित्र का निर्माण किससे होता है?
तो 8 का राइट आंसर क्या हो गया? ऑप्शन ए अर्थात संस्कारों से। चरित्र का निर्माण कैसा होता है? संस्कार से। चलते हैं आगे 9वां में। 9वां बोल रहा है कि भारतीय संस्कार कितने हैं? तो पीछे तो बताबे कि अभी थोड़ा देर पहले कितना है इसका राइट आंसर क्या हो गया? ऑप्शन डी अर्थात 16। भारतीय संस्कार कितने हैं? 16। अब चलते हैं सीधे 10वां क्वेश्चन पे। 10वां बोल रहा है कि दलित ग्रामवासी पुरुष की कथा कौन सा? दलित ग्रामवासी पुरुष कथा कौन सा है? तो 10 का राइट आंसर होगा क्या? ऑप्शन ए अर्थात कर्मवीर कथा। कर्मवीर कथा दलित ग्रामवासी पुरुष की कथा है। अब चलते हैं आगे 11 में। 11वां बोल रहा है कि अंत्येष्टि संस्कार कब होता है? अंत्येष्टि संस्कार कब होता है? तो इसका राइट आंसर क्या हो गया? ऑप्शन डी मरने के उपरांत, मतलब सबसे लास्ट संस्कार यह है अंत्येष्टि संस्कार। उखड़ला के बाद यह संस्कार होता है अंतिम में। चलते हैं आगे 12 में। 12वां क्वेश्चन है कि संस्कारों को कितने भागों में बांटा गया? संस्कार को कितने भाग में बांटा गया है? तो 12 का राइट आंसर क्या हो गया? ऑप्शन सी अर्थात 5 भागों में। संस्कार को 5 भागों में बांटा गया है। चलते हैं आगे 13 में। 13वां क्वेश्चन है कि भारतीय जीवन में किस काल के संस्कारों का महत्व चला आ रहा है? संस्कारों का महत्व चला आ रहा है भारतीय जीवन में। तो 13 का राइट आंसर क्या हो गया? ऑप्शन ए अर्थात आधुनिक काल से। आधुनिक काल से भारतीय जीवन में संस्कारों का महत्व चला आ रहा है। चलते हैं आगे 14 में। 14 में बोल रहा है कि जीवन के सभी मुख्य अवसरों पर किनका आशीर्वाद था? जीवन के सभी मुख्य अवसरों पर किनका आशीर्वाद था? तो 14 का राइट आंसर क्या हो गया? ऑप्शन ए अर्थात समवयस्कों। समवयस्कों सभी वयस्कों का आशीर्वाद था। आगे चलते हैं 16 में। 16वां क्वेश्चन है कि किस संस्कार के द्वारा मनुष्य गृहस्थ जीवन में प्रवेश करता है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी अर्थात विवाह। विवाह होने के बाद वो गृहस्थ जीवन में प्रवेश करते हैं। इसी तरह चलते हैं आगे 16 में। 16 बोल रहा है कि अंतिम शिक्षा संस्कार का नाम क्या है? अभी पीछे क्या दिया गया था? अंतिम शिक्षा संस्कार का नाम क्या है? तो 16 का राइट आंसर क्या हो गया? ऑप्शन बी अर्थात समापवर्तनम। समापवर्तनम अंतिम शिक्षा संस्कार। चलते हैं आगे 17 में। 17वां क्वेश्चन है कि विवाह संस्कार के अंतर्गत क्या नहीं आता है? विवाह संस्कार के अंतर्गत क्या नहीं आता है? तो इसका राइट आंसर क्या हो गया? ऑप्शन ए अर्थात गोदान नहीं आता है। ई नहीं आता है। बाकी क्या आता है? वाग्यदान आवे करता है, कन्यादान आवे करता है, सिंदूरदान आवे करता है, और ये नहीं आता है। इसलिए इसका राइट आंसर होगा क्या? ऑप्शन ए गोदान। क्या बोल रहा? नहीं आता है, सो ई नहीं आता है। चलते हैं आगे 18 में। 18वां क्वेश्चन है कि कन्यादान किस संस्कार में होता है? कन्यादान किस संस्कार में होता है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? आप लोग तो जानते रहो कन्यादान। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी अर्थात विवाह संस्कार में। विवाह में ही नहीं आता है कन्या वर वधू। चलते हैं आगे 19 में। 19वां क्वेश्चन है कि किसके गीत देवता भी गाते हैं? किसके गीत देवता भी गाते हैं? किसका? स्वीडन का, पाकिस्तान का, बांग्लादेश का, कि भारत का? तो इसका राइट आंसर क्या हो गया? ऑप्शन ए अर्थात भारत। भारत का गुणगान सभी देवता लोग भी करते हैं, भारत माता, और किसी को माता नहीं कहा जाता है। चलते हैं आगे 20 में। 20वां बोल रहा है कि प्राचीन संस्कृति की पहचान किससे होती है? तो इसका राइट आंसर क्या हो गया? ऑप्शन बी अर्थात संस्कारों से। भारतीय संस्कारों से प्राचीन संस्कृति की पहचान होती है। लेकिन आजकल तो वही डिजिटल इंडिया के युग में इसे पूरा संस्कार संस्कृति खत्म हो चल जा रहा है। लेकिन देखिए कब तक चल रहा है, कब तक चलेगा। चलते हैं आगे 21 में। 21वां बोल रहा है कि सीमांतोन्नयन किस प्रकार का संस्कार है? तो 21 का राइट आंसर क्या हो गया? ऑप्शन ए अर्थात जन्म पूर्व। जन्म से पूर्व, जन्म लेने के पहले भी एक संस्कार होता है, उसका क्या नाम है? सीमांतोन्नयन संस्कार है। चलते हैं आगे 22 में। 22 बोल रहा है कि सप्तपदी, सप्तपदी मतलब 7 पद वाला क्रिया किस संस्कार में संपन्न किया जाता है? तो पीछे क्या बताए थे? इसका राइट आंसर क्या हो गया? ऑप्शन सी अर्थात विवाह संस्कार में सप्तपदी। वही 7 सप्तपदी में क्या बोल रहा है? 7 क्रिया मतलब है 7 फेरा बना बोला जाता है, 7 फेरे। तो वही किस में होता है? विवाह संस्कार में होता है।
चलते हैं आगे 23 में। 23 में कि जन्म पूर्व संस्कार कितने, जन्म से पहले संस्कार कितने हैं। तो उसका राइट आंसर क्या हो गया, ऑप्शन डी अर्थात 13, मतलब क्या 13। चलते हैं आगे 14 में बोल रहा है बचपन में कितने संस्कार है, बचपन में कितने संस्कार हैं। तो 24 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी अर्थात 6 संस्कार है बचपन में। 25 में बोल रहा है कि शिक्षा संबंधी कितने संस्कार हैं, शिक्षा में, शिक्षा से कितना संस्कार है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी अर्थात 5। तो 26 में बोला गृहस्थ के कितने संस्कार है। तो 26 का राइट आंसर क्या हो गया, ऑप्शन ए, एक संस्कार है। 27 में बोल रहा है कि मरने के बाद कितने संस्कार है। तो इसमें भी क्या हो गया, एक, उसको क्या नाम है, अंत्येष्टि संस्कार। फिर से इसको, बचपन में कितना 6, शिक्षा में कितना 5, गृहस्थ में कितना 1 और मरने के बाद 1, अंत्येष्टि। ये सब क्या है, सही है। चलते हैं आगे 28 में। 28 में क्या जाएंगे, भारतीयों में संस्कार से किसका निर्माण होता है, संस्कार से किसका निर्माण होता है। तो 28 का राइट आंसर क्या हो गया, ऑप्शन बी अर्थात व्यक्तित्व का। चलते हैं आगे 29 में। 29वां क्वेश्चन है कि गुरु के घर से अलग होकर गृहस्थ जीवन में प्रवेश करना किस संस्कार के अंतर्गत आता है। क्या बोला, गुरु के घर से अलग होकर गृहस्थ जीवन में प्रवेश करना किस संस्कार के अंतर्गत आता है। तो 29 का राइट आंसर क्या हो गया, ऑप्शन सी अर्थात विवाह संस्कार से। चलते हैं आगे 30 में। 30वां क्वेश्चन है कि सिंदूर दान किस संस्कार के अंतर्गत आता है। चलिए बताइए आप लोग, इसको कमेंट करिए पहले, ABCD। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, सिंदूर दान ऑप्शन सी अर्थात विवाह संस्कार के अंतर्गत आता क्या, सिंदूर दान। चलते हैं आगे 31 में। 31 में आपका 31 का क्वेश्चन है कि गर्भधारण करना किस संस्कार के अंतर्गत आता है। गर्भधारण करना किस संस्कार के अंतर्गत आता है। तो 31 का राइट आंसर क्या हो गया, ऑप्शन 31 का राइट आंसर क्या हो गया, ऑप्शन गर्भधारण करना जन्म से पूर्व। हाँ वही, गर्भधारण करना जन्म से पूर्व। चलते हैं आगे 32 में बोल रहा है कि वेद की पढ़ाई शुरू करना किस संस्कार के अंतर्गत है, वेद की पढ़ाई शुरू करना। तो 32 का राइट आंसर क्या हो गया, ऑप्शन डी अर्थात शिक्षा। चलते हैं आगे 33 में। 33वां क्वेश्चन है कि नामकरण किस संस्कार के अंतर्गत आता है। नामकरण किस संस्कार के अंतर्गत आता है। तो 33 का राइट आंसर क्या हो गया, ऑप्शन सी अर्थात शैशव, मतलब बच्चे में नामकरण का संस्कार आता है। अब इसमें 34 में बोल रहा है कि मरने के बाद कौन सा संस्कार आता है। इसको बताइए, इसको कमेंट करिए। मरने के बाद क्या होता है, अंत्येष्टि संस्कार। बस एक ही संस्कार होता है मरने के बाद, एक अंत्येष्टि संस्कार। चलिए आगे बोल रहा है क्या कि अक्षर आरंभ करना किस संस्कार के अंतर्गत आता है। अक्षर आरंभ करना तो क्या आता है, शिक्षा के अनुसार आता है। शिक्षा संस्कार में, शिक्षा मतलब ग्रहण करने लगा, उसी समय अक्षर का आरंभ करना सिखाया जाता है कि लिखो क्या, का, खा, उसी की तरह सिखाया जाता है क्या, शिक्षा संस्कार से। चलते हैं आगे 5वां चैप्टर है आपका। 5वां चैप्टर क्या है, कर्मवीर। चलते हैं, थोड़ा सा इसको और बड़ा करते हैं। चलिए, बहुत मज़ा आ रहा होगा, क्वेश्चन ज़्यादा भारी नहीं है, लॉलीपॉप क्वेश्चन है, नंबर उठाने वाला। चलते हैं, कर्मवीर से फर्स्ट क्वेश्चन है कि कर्मवीर कथा पाठ में किसकी कथा, कर्मवीर कथा पाठ में किसकी कथा है। राम प्रवेश राम का, कि श्याम प्रवेश राम का, गणेश प्रवेश राम का, या घनश्याम राम का। तो इसका राइट आंसर क्या हो गया, ऑप्शन ए अर्थात राम प्रवेश राम का। कर्मवीर कथा में राम प्रवेश राम की कथा बताया गया है, उसका बहादुरी का इसमें परिचय दिया गया है कि किस तरह से वो अपना कार्य करता था सामाजिक की तरह। दो में क्या है कि राम प्रवेश राम उच्च विद्यालय में कौन सा स्थान प्राप्त किया था। 5वां, तीसरा, दूसरा, पहला। तो इसका 2 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी अर्थात पहला रैंक कितना रहता था, राम प्रवेश
राम का, मतलब पढ़ने में बहुत इंटेलिजेंट थे। चलते हैं आगे तीसरा में। तीसरा बोल रहा है कि भीखन टोला किस प्रांत में है? भीखन टोला किस प्रांत में है? तो इसका राइट आंसर क्या हो गया? ऑप्शन ए अर्थात बिहार में। भीखन टोला कहाँ है? बिहार में स्थित है। चलते हैं आगे चौथा में। चौथा बोल रहा है कि लक्ष्मी किस प्रकार के व्यक्ति के पास आती है? लक्ष्मी किस प्रकार के व्यक्ति के पास आती है? बलवान के पास, ज्ञानवान के पास, धूर्त के पास या उद्योगी के पास, उद्योग धंधे वाले के पास? तो 4 का राइट आंसर क्या हो गया? ऑप्शन डी अर्थात उद्योगी के पास आता है क्या? लक्ष्मी, पैसा बोलते हैं जिसे। चलते हैं आगे 5 में। 5वां क्वेश्चन है कि भीखन टोला देखने कौन आया था? भीखन टोला को देखने कौन व्यक्ति आया था? क्या प्रशासन आया था, या अध्यापक आया था, साधु आया था, या नेता आया था? तो 5 का राइट आंसर क्या हो गया? ऑप्शन बी अर्थात अध्यापक। भीखन टोला का रहने वाला कौन था? राम परवेश राम। तो उन्हीं को मतलब कि अपना गांव देखने आए थे कौन? अध्यापक। चलते हैं आगे 6 में। छठा बोल रहा है कि कर्मवीर कौन है? कर्मवीर कौन है? तो इसका राइट आंसर क्या हो गया? अभी क्या बोले हैं पीछे? उनका गांव देखने कौन आया था? अध्यापक। तो किनका गांव? राम परवेश राम का। इसका राइट आंसर क्या हो गया? ऑप्शन ए अर्थात राम परवेश राम का। अब चलते हैं आगे 7वां में। बोल रहा है कि दलित ग्रामवासी पुरुष की कथा कौन सा है? दलित ग्रामवासी पुरुष की कथा कौन सा है? तो इसका राइट आंसर क्या हो गया? ऑप्शन ए अर्थात कर्मवीर कथा। किनके ऊपर है? वीरेश्वर बोल रहे हैं, राम परवेश राम के ऊपर है। चलते हैं आगे 8वां में। 8वां बोल रहा है कि कर्मवीर ने कौन सा पद प्राप्त किया था? कौन सा पद प्राप्त किया था? तो 8 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 8 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी अर्थात महत्तम पद। चलते हैं आगे 9 में। 9वां बोल रहा है कि नवीन दृष्टि संपन्न शिक्षक कहाँ पहुँचे? तो इसका राइट आंसर क्या हो गया? ऑप्शन सी अर्थात भीखन टोला को देखने पहुँचे, क्योंकि वहाँ का एक महत्वपूर्ण मतलब कि बहुत इंटेलिजेंट स्टूडेंट था कौन? राम परवेश राम। चलते हैं आगे 10 में। 10वां बोल रहा है कि उद्योगिन पुरुष सिंह मुपैते लक्ष्मी, यह उक्ति किस पाठ से लिया गया है? किस पाठ से लिया गया है? तो 10 का राइट आंसर क्या हो गया? ऑप्शन ए अर्थात कर्मवीर कथा से। कर्मवीर कथा से लिया गया है। चलते हैं आगे 11 में। 11वां क्वेश्चन है कि बिना बुलाए कौन आता है? बिना बुलाए कौन आता है? तो पता ही होगा, सजन आता है, दुजन आता है, इनमें से कोई नहीं, या मूर्ख आता है। तो मूर्ख आता है। राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी मूर्ख को बिना बुलाए आकर बिना कोई मैटर को समझे हुए आकर बकित रहता है। जैसे में आप लोग की तरह भी एक आध ऐसा उदाहरण होगा जो बिना बुलाए पागल की तरफ पहुंच जाता है बिना मैटर को समझे हुए। चलते हैं आगे 12 में। 12वां क्वेश्चन है कि कर्मवीर राम परवेश राम के परिवार के सदस्यों की कुल संख्या कितनी थी? कुल सदस्य कितनी थी? तो 12 का राइट आंसर क्या हो गया? ऑप्शन ए अर्थात 4 ही परिवार थे। चलते हैं आगे 13 में। 13वां में बोल रहा है कि राम परवेश राम ने किस परीक्षा में विश्वविद्यालय में प्रथम अंक प्राप्त किया था? किस विद्यालय में? तो 13 का राइट आंसर क्या हो गया? ऑप्शन डी अर्थात केंद्रीय लोक सेवा की परीक्षा में। केंद्रीय लोक सेवा की परीक्षा में प्रथम अंक प्राप्त किया था राम परवेश राम। चलते हैं आगे 14 में। सॉरी थोड़ा सा 14 का क्वेश्चन है कि कर्मवीर कथा समाज के किस वर्ग की कथा है? तो इसका राइट आंसर क्या हो गया? ऑप्शन बी अर्थात दलित वर्ग का, दलित पिछड़े वर्ग का। चलते हैं आगे 15 में। 15वां क्वेश्चन है परिश्रमी पुरुष को कौन वरण करती है? परिश्रमी मेहनत वर्ग के लोग को कौन वरण करती है? तो 15 का राइट आंसर क्या हो गया? ऑप्शन बी अर्थात लक्ष्मी। लक्ष्मी उसके पास आती है, जो मेहनत करेगा उसी के पास ना पैसा रहेगा। चलते हैं आगे 16 में, थोड़ा सा और छोटा। 16 में बोल रहा है कि कर्मवीर राम परवेश ने किस परीक्षा में उच्च स्थान प्राप्त किया था? तो 16 का राइट आंसर क्या हो गया? ऑप्शन सी अर्थात केंद्रीय लोक सेवा आयोग में। केंद्रीय लोक सेवा में प्रथम अंक प्राप्त किया था। चलते हैं आगे 17 में। 17 में आगे शिक्षक ने किसे पढ़ाना आरंभ किया था? तो 17 का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी अर्थात राम परवेश राम को। कर्मवीर से लिया गया था, अर्थात कर्मवीर राम परवेश के ऊपर लिखा गया था अधिकतर। इसमें राइट आंसर क्या होगा? राम परवेश हो, अगर नाम दिया हुआ होगा तो। चलते हैं आगे 18 में।
18वां बोल रहा है कि किसके अर्थभाव में भी राम प्रवेश ने महाविद्यालय में प्रवेश पाया था। तो 18 का राइट आंसर क्या हो गया? ऑप्शन बी, अर्थात पिता के। और चलते हैं आगे 19 में। 19वां है कि दलित पुरुष का नाम क्या था? दलित पुरुष का नाम क्या था? तो इसका राइट आंसर क्या हो गया? ऑप्शन ए, अर्थात राम प्रवेश राम। इसी तरह चलते हैं आगे 20 में। किसकी ख्याति सभी जगह गूंजने लगा? किसकी ख्याति मतलब किसका चर्चा सभी जगह होने लगा? तो इसका राइट आंसर क्या हो गया? ऑप्शन ए, अर्थात राम प्रवेश राम का। चलते हैं आगे 21 में। 21वां क्वेश्चन है कि कर्मवीर राम प्रवेश राम ने कहाँ उन्नत स्थान पाया था? उन्नत स्थान कहाँ पाया था? तो इसका राइट आंसर क्या हो गया? ऑप्शन बी, अर्थात केंद्रीय लोक सेवा परीक्षा में सबसे अधिक अंक पाया था। चलते हैं आगे 22 में। 22 बोल रहा है कि बालक किसके शिक्षण शैली से आकृष्ट हुआ? बालक किसके शिक्षण शैली से आकृष्ट हुआ? तो 22 का राइट आंसर हो गया क्या? ऑप्शन ए, अर्थात शिक्षक के शिक्षण शैली पढ़ाने का कला से आकृष्ट हुआ। आगे चलते हैं 23वां में। कर्मवीर कहाँ का रहने वाला था? देखिए कितना बार पूछ गया, इसको कमेंट करिए, तो पहले कमेंट का आंसर बताइए। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, अर्थात भीखनटोला। कर्मवीर भीखनटोला का रहने वाला था। चलते हैं आगे छठा चैप्टर में। आपका छठा चैप्टर आ गया क्या? स्वामी दयानंद। स्वामी दयानंद है, इसको पढ़ लीजिए, इसको थोड़ा सा भी मार लीजिएगा, क्योंकि ये इससे बहुत क्वेश्चन पूछता है और कन्फ्यूज वाला क्वेश्चन ज़्यादा पूछता है। तो चलते हैं इसका फर्स्ट क्वेश्चन में। कर्मवीर का स्वामी दयानंद सरस्वती का फर्स्ट क्वेश्चन है कि स्वामी दयानंद का जन्म किस गांव में हुआ था? किस गांव में हुआ था? झंकारा, टंकारा, अंकारा या लंकारा? तो इसका राइट आंसर क्या हो गया? ऑप्शन बी, अर्थात टंकारा। स्वामी दयानंद का जन्म टंकारा ग्राम में हुआ था। चलते हैं आगे सेकंड में। सेकंड बोल रहा है कि स्वामी दयानंद का जन्म किस परिवार में हुआ था? किस परिवार में हुआ था? तो इसका राइट आंसर क्या हो गया? ऑप्शन डी, अर्थात कर्मकांडी परिवार में हुआ था। चलते हैं आगे तीसरा में। स्वामी दयानंद के लिए कौन पर्व उद्बोधक सिद्ध हुआ? तो 3 का राइट आंसर क्या हो गया? ऑप्शन डी, अर्थात शिवरात्रि का दिन उद्बोधक सिद्ध हुआ किन के लिए? स्वामी दयानंद के लिए। चलते हैं आगे चौथा में। चौथा बोल रहा कि डीएवी विद्यालय की स्थापना किसने की है? तो 4 का राइट आंसर क्या हो गया? ऑप्शन डी, अर्थात स्वामी दयानंद के अनुयायियों ने, उनको सहपाठियों ने किया है। दयानंद के अनुयायियों ने क्या किया? डीएवी विद्यालय की स्थापना। आगे 5वां में बोल रहा है कि स्वामी दयानंद का परिवार किसका उपासक था? तो इसका राइट आंसर क्या हो गया? ऑप्शन सी, अर्थात शिव शंकर का उपासक था। क्या दयानंद सरस्वती का फैमिली परिवार। चलते हैं आगे छठा में। छठा क्वेश्चन है कि स्वामी दयानंद ने किस संस्था की स्थापना किया था? किस संस्था का स्थापना किया था? तो इसका राइट आंसर हो रहा क्या? छठी का राइट आंसर ऑप्शन सी, अर्थात आर्य समाज की। आर्य समाज का स्थापना किसने किया था? दयानंद सरस्वती ने। चलते हैं आगे 7वां में। 7वां है कि स्वामी दयानंद के बचपन का नाम क्या था? तो 7 का राइट आंसर क्या हो गया? ऑप्शन सी, अर्थात मूल शंकर। स्वामी दयानंद का बचपन का नाम मूल शंकर था। इसी तरह से चलते हैं आगे बढ़ते हुए बिना स्किप किए हुए 8वां में। कम टाइम में अधिक क्वेश्चन, जिसे क्या बोला जाता है? पैसा कम माल ज़्यादा। 8वां क्वेश्चन है कि स्वामी दयानंद की शिक्षा की शुरुआत किस भाषा माध्यम से हुई है? किस भाषा माध्यम से हुआ? संस्कृत से, हिंदी से, उर्दू से, इनमें से सभी। तो 8 का राइट आंसर क्या हो गया? ऑप्शन ए, अर्थात संस्कृत से। स्वामी दयानंद की शिक्षा की शुरुआत संस्कृत से हुआ। आगे 9 में है कि आर्य समाज के संस्थापक कौन थे? तो क्या? स्वामी दयानंद सरस्वती, अर्थात ऑप्शन डी सही होगा। चलते हैं आगे 10वां में। 10वां में कि स्वामी दयानंद कौन थे? तो इसका राइट आंसर क्या हो गया? ऑप्शन ए, अर्थात आर्य समाज के संस्थापक। आर्य समाज के संस्थापक कौन थे? स्वामी दयानंद सरस्वती। चलते हैं आगे 11वां में।
11वां बोला कि स्वामी दयानंद का निधन मतलब कि मृत्यु कब हुआ था। तो 11 का राइट आंसर हो गया ऑप्शन बी, अर्थात 1883 ईस्वी में दयानंद सरस्वती का निधन मृत्यु हो गया था। इसी तरह से आगे चलते हैं 12वां में। 12वां है कि स्वामी दयानंद ने कैसा काम किया था, किस तरह का काम किया था अपने जीवन काल में पूरे। तो 12 का राइट आंसर क्या हो गया ऑप्शन सी, अर्थात समाजो द्वार मतलब समाज सुधारक, समाज को एक अच्छी दिशा की ओर ले जाने वाले काम किए थे स्वामी दयानंद सरस्वती ने। इसी तरह चलते हैं आगे 13वां में। 13वां कि आर्य शब्द का क्या अर्थ है, आर्य का अर्थ क्या होता था। तो 13 का राइट आंसर क्या होगा ऑप्शन सी, अर्थात श्रेष्ठ। क्या बोलता आर्य समाज की स्थापना किया था, मतलब क्या आर्य का मतलब क्या हुआ श्रेष्ठ, मतलब कि श्रेष्ठ समाज की स्थापना किए थे स्वामी दयानंद सरस्वती ने। चलते 14 में। 14वां है कि स्वामी दयानंद ने किस नगर में आर्य समाज, आर्य में क्या हुआ श्रेष्ठ समाज की स्थापना किया था। तो 14 का राइट आंसर क्या हो गया ऑप्शन ए, अर्थात कोलकाता में। कोलकाता में आर्य समाज की स्थापना किया था दयानंद सरस्वती ने। 15 बोला कि स्वामी दयानंद का जन्म कब हुआ था, जन्म कब हुआ था। तो उसके राइट आंसर क्या हो गया 1824 में। और मृत्यु कितना बोला 1883 में, यहाँ बोला ना मृत्यु 1883 में। चलते हैं आगे। आगे है कितना 16 में है कि गुजरात प्रदेश स्थित टंकारा ग्राम किसका जन्म स्थल है। तो इसका राइट आंसर क्या हो गया ऑप्शन सी, था स्वामी दयानंद का जन्म कब हुआ था 1824 में। कहाँ, तो गुजरात प्रदेश के टंकारा ग्राम में। आगे 17 में और कि आर्य समाज की स्थापना कब किए थे, आर्य समाज की स्थापना कब किए थे। तो 18, इसका राइट आंसर क्या हो गया 1875, अर्थात ऑप्शन बी 1875 में किया था आर्य समाज की स्थापना। कहाँ किया था पहले कोलकाता में। चलते हैं आगे। और कि मूल शंकर किसका नाम था, मूल शंकर। तो इसका राइट आंसर क्या हो गया ऑप्शन ए, अर्थात स्वामी दयानंद का बचपन का नाम क्या था मूल शंकर, बचपन का नाम था मूल शंकर। चलते हैं आगे 19 में। 19वां क्वेश्चन है कि हिंदू समाज को छोड़कर किसने धर्मांतर अपनाया, धर्म का अंतर दूसरा मतलब कि धर्म अपनाया हिंदू समाज को छोड़कर। तो 19 का राइट आंसर क्या हो गया ऑप्शन बी, अर्थात दलितों ने। चलते हैं आगे 20 बोला कि घर छोड़कर स्वामी दयानंद कहाँ चले गए हैं, घर छोड़कर। अगर इसको पूरा कहानी पढ़ेंगे तो बहुत अच्छा लगा होगा। बोला कि घर छोड़कर स्वामी दयानंद कहाँ चले गए हैं। तो 20 का राइट आंसर क्या हो गया ऑप्शन सी, अर्थात मथुरा में चले गए थे। चलते हैं आगे 21 में। 21वां क्वेश्चन है कि समाज सुधारक कौन थे। तो इसको राइट आंसर क्या हो गया ऑप्शन ए, अर्थात स्वामी दयानंद सरस्वती। चलते हैं आगे 22वां क्वेश्चन है कि स्वामी दयानंद का जन्म किस प्रांत में हुआ था। तो इसका राइट आंसर क्या होगा 22 का ए, गुजरात में ना, पीछे अभी बोला गया गुजरात के कहाँ टंकारा ग्राम में, टंकारा ग्राम में। चलते हैं आगे 23 में। 23वां है कि स्वामी दयानंद के माता पिता किसके उपासक थे। तो इसका राइट आंसर क्या हो गया ऑप्शन ए, अर्थात शिव के उपासक थे, शंकर का पीछे भी बताया गया है, प्रीवियस क्वेश्चन ज़्यादा आ रहा है। चलते 24 में। आर्य समाज की स्थापना किस नगर में हुई है। तो 24 का राइट आंसर क्या होगा ऑप्शन सी, अर्थात मुंबई में। चलते हैं आगे 25 में। 25वां बोल रहा कि निम्न में कौन मूर्ति पूजा के विरोधी थे, मूर्ति पूजा के विरोधी कौन थे। स्वामी दयानंद सरस्वती। देखिए आर्य समाज श्रेष्ठ समाज को इस विडंबना से हटाकर श्रेष्ठ समाज की स्थापना करने में लगे हुए थे, इसलिए वो मूर्ति पूजा के विरुद्ध में थे। चलते आगे 7वां में। 7वां क्वेश्चन बोल रहा है 7वां चैप्टर क्या है व्याघ्र पथिक कथा, व्याघ्र पथिक कथा। ये भी आप लोग अगर पढ़े हो तो बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा चैप्टर है। चलते हैं इसको फर्स्ट क्वेश्चन पे। इसका फर्स्ट क्वेश्चन है कि व्याघ्र पथिक कथा हितोपदेश के किस भाग से संगत है। व्याघ्र पथिक कथा हितोपदेश के किस भाग से संकलित है। तो इसका राइट आंसर क्या हो गया ऑप्शन डी, अर्थात मित्र लाभ से। किससे संकलित है, मित्र लाभ से। चलते हैं दूसरा क्वेश्चन में।
दूसरा है कि इदम सुवर्णम कंगणम गृहतम, यह उक्ति किसकी है, यह पंक्ति मतलब किसकी है। तो इसका राइट आंसर क्या हो गया, ऑप्शन सी अर्थात बाघ का। बाघ कंगन लिए हुए बैठा हुआ था, वही बोल रहा कि इदम स्वर्णम कंगनम गृहतम। चलते हैं आगे। तीसरा क्वेश्चन है कि पथिक स्नान करने कहाँ गया। पथिक स्नान करने कहाँ गया था। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, क्या झरना में या नदी में या समुद्र में। तो राइट आंसर क्या होगा इसका, ऑप्शन ए अर्थात तालाब में। अब चलते हैं आगे। चौथा क्वेश्चन है कि दान किसको देना चाहिए। दान किसको देना चाहिए, धनी को, दरिद्र को, या लाचार को, या बूढ़े को। तो चौथा का राइट आंसर क्या हो गया, ऑप्शन बी अर्थात दरिद्र को। चलते हैं आगे पांचवा क्वेश्चन कि व्याघ्र पथिक कथा पाठ में किसके लिए कौनते शब्द का प्रयोग हुआ है। तो 5 का राइट आंसर क्या हो गया, ऑप्शन डी अर्थात युधिष्ठिर के लिए। अब चलते हैं आगे छठा में। तो आपका छठा क्वेश्चन है कि आह महापंख के पतितो अस्सी किसने कहा है। तो 6 का राइट आंसर क्या हो गया, ऑप्शन ए अर्थात बाघ ने। किसने कहा है, तो बाघ ने कहा है। चलते हैं आगे सातवां में। आपका सातवां क्वेश्चन बोल रहा है कि व्याघ्र पथिक कथा किस ग्रंथ से लिया गया है। तो 7 का राइट आंसर क्या हो गया, ऑप्शन बी अर्थात हितोपदेश से लिया गया है। व्याघ्र पथिक कथा हितोपदेश से लिया गया है। चलते हैं आगे आठवां क्वेश्चन है कि व्याघ्र के हाथ में क्या था। व्याघ्र के हाथ में, व्याघ्र मैंने क्या, बाघ के हाथ में क्या था। तो 8 का राइट आंसर क्या हो गया, ऑप्शन सी हो जाएगा सही, क्योंकि सुवर्ण कंगन माने सोना का कंगन था बाघ के हाथ में। चलते हैं आगे 9 में। 9वां क्वेश्चन है कि व्याघ्र पथिक कथा से क्या दुष्परिणाम प्रकट हुआ है। क्या दुष्परिणाम प्रकट हुआ है। तो 9 का राइट आंसर क्या हो गया, ऑप्शन बी अर्थात लोभ। इसमें लोभ का वर्णन किया गया है। इसी तरह से चलते हैं आगे 10 में है क्या कि दरिद्रांभर कौनते माँ निरुजस्य किमौषधे पद्य किस पाठ से संकलित है। तो 10 का राइट आंसर क्या हो गया, ऑप्शन ए अर्थात व्याघ्र पथिक कथा से संकलित है। ये जो लिया गया है वाक्य किस पाठ से लिया गया, तो क्या राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए अर्थात व्याघ्र पथिक कथा से लिया गया है। इसी तरह चलते हैं आगे 11 में। 11वां बोल रहा है कि महतरमा भिक्षा याचे यह किसकी उक्ति है। तो 11 का राइट आंसर क्या हो गया, ऑप्शन सी अर्थात शक्र की। किसकी उक्ति है, शक्र की। चलते हैं आगे 12 में। 12वां बोल रहा है कि व्याघ्र पथिक कथा पाठ के रचयिता कौन है। तो इसका राइट आंसर क्या हो गया, ऑप्शन बी अर्थात नारायण पंडित। व्याघ्र पथिक कथा पाठ के रचयिता कौन है, नारायण पंडित। चलते हैं आगे 13 में। 13वां है कि दानशील कौन था। तो इसका राइट आंसर क्या हो गया, ऑप्शन ए अर्थात व्याघ्र, बाघ दानशील था। चलते हैं आगे 14 में बोल रहा कि दुराचारी कौन था। वो तो दानशील व्याघ्र था, और दुराचारी कौन था। तो 14 का राइट आंसर क्या हो गया, ऑप्शन डी। वो दानशील समझे कि नहीं था, वो दुराचारी था, हाथ में कंगन लिए हुए अपने भोजन के तलाश में बैठा हुआ था। चलते हैं आगे 15 में। कौन लोभ से प्रभावित हुआ। लोभ से प्रभावित कौन हुआ। तो 15 का राइट आंसर क्या हो गया, ऑप्शन ए पथिक अर्थात साधु लोभ से प्रभावित हो गया। सोने का कंगन देख करके उसे लोभ आ गया कि शायद ही मेरे पास होता था। चलते हैं आगे 16 में। 16 बार कौन वंशहीन था। वंशहीन मतलब किसका वंश नहीं था। तो इसका राइट आंसर क्या हो गया, ऑप्शन ए अर्थात बाघ की। व्याघ्र का वंश नहीं था। इसी तरह चलते हैं 17 में। 17वां है कि पथिक किसके द्वारा मारा और खाया गया। किसके द्वारा मारा गया और खाया गया, मतलब उसका मृत्यु हो गया। तो 17 का राइट आंसर क्या हो गया, ऑप्शन ए बूढ़े बाघ के द्वारा। सोने का कंगन हाथ में लिए हुए खड़ा था कि ले लो आकर के, तो वही पथिक जाकर उससे लेने गया तो उसे मारकर खा गया, क्योंकि बहुत दिनों से भूखा था बेचारा बाघ के, बुढ़ा बाघ। चलते हैं आगे 17 में। 18 में 18 बोल रहा कि हितोपदेश का अर्थ है। हितोपदेश का अर्थ है, क्या है हितोपदेश का अर्थ। तो 18 का राइट आंसर क्या हो गया, ऑप्शन डी अर्थात हित का उपदेश। हितोपदेश का अर्थ है।
तो चलते हैं आगे 19 में। 19वां क्वेश्चन है कि कौन स्नान किए हुए हाथ में कुछ लिए तालाब के किनारे बोल रहा था। तो इसका राइट आंसर क्या हो गया, ऑप्शन ए अर्थात व्याघ्र। बाघ था जो तालाब के किनारे बोल रहा था आओ कंगन लेकर जाओ, तो वही एक पथिक आकर उसके फंस गया उसके चंगुल में और उसे मारकर खा गया। चलते हैं आगे 20 में। 20वां क्वेश्चन है कि लोभ मनुष्य को कहाँ ले जाता है। तो 20 का राइट आंसर क्या हो गया, ऑप्शन बी अर्थात विनाश की ओर। लोभा पापस्य कारणम, लोभ पाप का कारण है। चलते हैं आगे 21 में। 21वां है कि क्रिया किसके बिना भार स्वरूप होता है, क्रिया किसके बिना भार स्वरूप होता है। तो 21 का राइट आंसर क्या हो गया, ऑप्शन सी अर्थात ज्ञान। क्रिया ज्ञान के बिना भार स्वरूप होता है। चलते हैं आगे 22 में। 22वां क्वेश्चन है कि व्याघ्र पथिक कथा हितोपदेश के किस खंड से लिया गया है। हितोपदेश के किस खंड से लिया गया है। तो 22 का राइट आंसर क्या हो गया, ऑप्शन ए अर्थात मित्र लाभ खंड से। मित्र लाभ खंड से लिया गया है। चलते हैं आगे 23 में। 23वां है कि पथिक को किसने मारा। पथिक को किसने मारा, सिंह ने, सर्प ने, मनुष्य ने या व्याघ्र ने। तो इसका राइट आंसर क्या हो गया, ऑप्शन ए अर्थात व्याघ्र ने। पथिक को व्याघ्र बाघ ने मारा। चलते हैं आगे 24 में। 24वां है कि पथिक कहाँ फंस गया था। पथिक कहाँ फंस गया था। तो उसका राइट आंसर क्या हो गया, ऑप्शन सी अर्थात कीचड़ में। तालाब के कीचड़ में पथिक फंस गया था और बाघ धीरे धीरे आया और उसे खा गया। चलते हैं आगे थोड़ा सा बड़ा। आगे 8वां चैप्टर है क्या, विश्व शांति। 7 चैप्टर मैंने करा दिया पीछे, अब आया है 8वां में विश्व शांति। विश्व शांति। तो विश्व शांति का फर्स्ट क्वेश्चन है कि शांति किससे स्थापित होती है। शांति किससे स्थापित होती है। तो इसका राइट आंसर क्या हो गया, ऑप्शन बी अर्थात परोपकार से। शांति परोपकार से स्थापित होती है। चलते हैं दूसरा में। दूसरा क्वेश्चन है कि दुख का विषय। दुख का विषय, विषय नहीं होगा ये विषय होगा क्या, विषय। दुख का विषय क्या है। तो इसका राइट आंसर क्या हो गया, ऑप्शन सी अर्थात अशांति। दुख का विषय अशांति है। चलते हैं आगे तीसरा में। तीसरा क्वेश्चन है कि ईर्ष्या और असहिष्णुता। ईर्ष्या और असहिष्णुता किसको उत्पन्न करते हैं। तो 3 का राइट आंसर क्या हो गया, ऑप्शन बी अर्थात अशांति को। ईर्ष्या, द्वेष, असहिष्णुता अशांति को उत्पन्न करता है। इसी तरह से आगे चलते हैं चौथा में। चौथा क्वेश्चन है कि परपीड़न, परपीड़न से क्या मिलता है। परपीड़न से क्या मिलता है। तो 4 का राइट आंसर क्या हो गया, ऑप्शन डी अर्थात पाप। परपीड़न से पाप पे मिलता है। चलते हैं आगे 5वां में। 5वां क्वेश्चन है कि अशांति से क्या लाभ होता है। अशांति से क्या लाभ है, लाभ नहीं, अशांति से क्या होता है। तो 5 का राइट आंसर क्या हो गया, ऑप्शन बी मानवता का विनाश। मानवता का विनाश होता है अशांति से। चलते हैं आगे छठा में। छठा क्वेश्चन है कि वैर से वैर का समन क्या है। वैर से वैर का समन क्या है। तो इसका राइट आंसर क्या हो गया, ऑप्शन बी अर्थात असंभव। संभव नहीं है, वैर से वैर को साधा नहीं जा सकता है, तो उसे क्या बोला जाएगा, असंभव। चलते हैं आगे 7वां में। 7वां है कि परपीड़न, परपीड़न किस लिए होता है। तो 7 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी अर्थात नाश के लिए। जीवन को नाश के लिए परपीड़न दूसरों से होता है। इसलिए चलते हैं आगे 8वां में। 8वां है कि किसके बिना ज्ञान भार बना हुआ है। किसके बिना ज्ञान भार बना हुआ है। तो इसका राइट आंसर क्या हो गया, ऑप्शन सी अर्थात व्यवहार के बिना। अगर क्रिया भी देता है क्रिया भारम बिना। तो चलते हैं आगे 9 में। 9वां क्वेश्चन है कि विश्व शांति का कौन काल माना जाता है। विश्व शांति का कौन काल माना जाता है। तो 9 तो का राइट आंसर क्या हो गया, ऑप्शन ए विश्व शांति सूर्योदय काल। विश्व शांति का सूर्योदय काल माना जाता है। चलते हैं आगे 10वां में बोल रहा है कि अशांति के कारण कितने हैं। अशांति के कारण कितने हैं। तो उसका राइट आंसर क्या हो गया, ऑप्शन बी अर्थात 2। आगे 11वां में चलते हैं। 11वां क्वेश्चन बोल रहा है कि विश्व शांति पाठ में किस वातावरण का चित्रण किया गया है। विश्व शांति पाठ में किस वातावरण का चित्रण किया गया है। तो इसका राइट आंसर क्या हो गया, ऑप्शन ए अर्थात अशांति। विश्व शांति में अशांति का वर्णन किया गया है कि आजकल के लोग में किस तरह का अशांति फैला हुआ है। चलते हैं आगे 12 में।
परामा है कि दुख का विषय क्या है, दुख का विषय क्या है। तो इसका राइट आंसर क्या हो गया, ऑप्शन सी अर्थात सार्वभौमिक अशांति। सभी जगह देखने को मिला क्या, अशांति। शांत व्यक्ति कोई भी नहीं, एक दूसरे से ईर्ष्या द्वेष भावना के रूप में उलझे हुए हैं, इसलिए बोला कि दुख का विषय सार्वभौमिक अशांति है। चलते हैं आगे 13 में। 13वां है कि देशों के बीच झगड़ों को शांत करने के लिए कौन संस्था, देश को, एक देश से दूसरे देश में जो लड़ाई होता है, झगड़ा होता है, उसे शांत करने के लिए कौन सा संस्था बनाया गया है। तो 13 का राइट आंसर क्या हो गया, ऑप्शन बी अर्थात संयुक्त राष्ट्र संघ। संयुक्त राष्ट्र संघ एक संस्था है जो एक देश से दूसरे देश को बीच झगड़ा को नहीं होना मतलब झगड़ा को सुलझाने का कार्य करता है। चलते हैं आगे 14 में। 14 बोल का बैर को कौन बढ़ाता है, बैर को कौन बढ़ाता है, तो स्वार्थ। स्वार्थ अपने आप में स्वार्थ के रूप में बैर को एक दूसरे से बढ़ाता है। ईर्ष्या द्वेष का भाव कौन सा लगता है, कौन, स्वार्थ। चलते हैं आगे 14-15 में। तो 15 का क्वेश्चन है कि अशांति सागर के तटों के बीच कौन स्थित है, अशांति सागर के तटों के बीच कौन स्थित है। तो 15 का राइट आंसर क्या हो गया, ऑप्शन डी अर्थात संसार है, मतलब संसार स्थित है। आगे है 16 में कि असहिष्णुता कौन पैदा करता है, असहिष्णुता कौन पैदा करता है। तो 16 का राइट आंसर क्या हो गया, ऑप्शन सी अर्थात द्वेष। असहिष्णुता पैदा करता है द्वेष। चलते हैं आगे अब 17 में। 17 में कहते हैं कि भारतीय दर्शन का मूल तत्व किसे माना जाता है, भारतीय दर्शन का मूल तत्व किसे माना जाता है। तो 17 का राइट आंसर क्या हो गया, ऑप्शन ए अर्थात शांति को। भारतीय दर्शन का मूल तत्व शांति को माना जाता है। चलते हैं आगे 18 में। अशांति मानवता का क्या कर रही है, अशांति मानवता का क्या कर रही है। तो 18 का राइट आंसर क्या हो गया, ऑप्शन बी अर्थात विनाश कर रही है। अशांति मानवता को विनाश की ओर ले जा रही है, विकास नहीं होने दे रहा। चलते हैं आगे 19 में। 19वां क्वेश्चन है कि उदार चरित्र वाले क्या मानते हैं, उदार चरित्र वाले क्या मानते हैं। तो 19 का राइट आंसर क्या हो गया, ऑप्शन सी अर्थात वसुधैव कुटुंबकम। मतलब क्या, इस धरती पर वसुधा पर मतलब इस धरती पर पूरा परिवार क्या, पूरा लोग क्या है, अपना परिवार है, मतलब अपना कुटुंब के रूप मतलब में है। मतलब उदार चरित्र मतलब अच्छे चरित्र वाले लोग पूरा पृथ्वी के लोग को अपना समाज, अपना मतलब अपने परिवार के रूप में मानते हैं। चलते हैं आगे 20 में। 20वां क्वेश्चन है कि अनेक राज्यों में परस्पर क्या चल रहा है, अनेक राज्यों में क्या परस्पर चल रहा है। तो 20 का राइट आंसर क्या हो गया, ऑप्शन डी अर्थात शीत युद्ध। शीत युद्ध किसे कहता है, जो अपने एक देश से दूसरे देश में मतलब कि अपने भीतर ही भीतर सा करा जाना, उसे क्या बोलता है, शीत युद्ध। मतलब अंदर से क्रोधित है कि हम उसे एकदम हरा देंगे, हम उसे मार देंगे, हम उसे नीचा दिखा देंगे, उसी को बोलता क्या, शीत युद्ध। मतलब कि पूर्ण रूप से दिखावा करके युद्ध नहीं, मतलब अंदर ही अंदर सहकारा जाना, वही क्या, शीत युद्ध। चलते हैं आगे 21 में। 21 में बोल रहा है कि क्रिया के बिना क्या भार है, क्रिया के बिना क्या भार है। तो इसका राइट आंसर क्या हो गया, ऑप्शन डी अर्थात ज्ञान। क्या बोलता है, ज्ञानम भारम क्रियाम बिना, क्रिया के बिना ज्ञान भार बना हुआ है। चलते हैं आगे। आगे है पदखंड। तो बस आज का सेशन में इतना ही, फिर मिलते हैं अगले सेशन में पदखंड में। आज क्या हुआ, गद्यखंड, पदखंड अगला दिन होगा। तो फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।